नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 29 अप्रैल 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, 3 हिंदू के, एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे स्टेट के द्वारा जो टेम्पल्स को मैनेज किया जाता है इस इश्यू से संबंधित। दूसरा, सोशल वेलफेयर यूनिवर्सल स्कीम की आवश्यकता से संबंधित। तीसरा, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। और चौथा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन यूनियन की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल स्टेट रेगुलेशन ऑफ टेम्पल्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 22 अप्रैल को हिंदू में एक आर्टिकल आया था जिसमें राइटर ये वकालत कर रहे थे कि स्टेट का रोल होना चाहिए टेम्पल्स के रेगुलेशन में, टेम्पल्स को कंट्रोल करने में स्टेट का रोल होना चाहिए। तो आज का ये जो आर्टिकल है ये 22 अप्रैल के आर्टिकल के अगेंस्ट है। आज के राइटर कहते हैं कि स्टेट का कोई रोल नहीं होना चाहिए टेम्पल्स के कंट्रोल में। एक एक करके टोटल 5 आर्गुमेंट्स आज के राइटर के द्वारा दिए जाते हैं। 22 अप्रैल के आर्टिकल में राइटर ये कहते हैं, हमेशा से जो राजा महाराजा रहे हैं उनका कंट्रोल रहा है टेम्पल्स के कंट्रोल में। वो मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते थे टेम्पल्स और चैरिटेबल बॉडीज़ को कंट्रोल करने में। तो आज के समय में भी अगर स्टेट टेम्पल्स को कंट्रोल करता है तो इसमें गलत नहीं है। लेकिन इसके जवाब में आज के राइटर ये कहते हैं, देखो ऐसा कोई सबूत नहीं है कि पास्ट में टेम्पल्स को सुपरवाइज और मैनेज किया जाता था किंग्स के द्वारा। लेकिन हाँ, ऐसे सबूत जरूर मिले हैं, काफ़ी सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं, स्टोन्स मिले हैं जिससे ये पता लगता है कि पास्ट में टेम्पल्स को मैनेज किया जाता था पूरी लोकल कम्युनिटी के द्वारा मिलके। तो ये फर्स्ट आर्गुमेंट दिया जाता है आज के आर्टिकल के राइटर के द्वारा कि लोकल कम्युनिटी को ही टेम्पल्स को मैनेज और कंट्रोल करना चाहिए, स्टेट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। दूसरा आर्गुमेंट, देखो स्टेट मैनेज और कंट्रोल करता है टेम्पल्स को, इससे होता क्या है, करप्शन, चोरी, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल प्रॉपर्टी, ये सब देखने को मिलता है। अगर लोकल कम्युनिटी ही टेम्पल्स को मैनेज करे तो उसमें करप्शन, चोरी, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल प्रॉपर्टी ये सब नहीं देखने को मिलेगा। तीसरा आर्गुमेंट देखो ये है, स्टेट जब टेम्पल्स को मैनेज और कंट्रोल करता है ना तो स्टेट रिलीजियस फंक्शनरी का रोल प्ले करना स्टार्ट कर देता है। स्टेट यानी सरकार ये भी डिसाइड करने लगती है कि मठ को हेड कौन करेगा और किसके पास अथॉरिटी होगी पूजा कंडक्ट करने की। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1954। ये एक्ट स्टेट द्वारा अपॉइंटेड एक कमेटी को पावर देता है कि वो सेवा पूजा को परफॉर्म करवाए। सोच के देखो, कमेटी को किसने गठित किया? स्टेट ने। और वही कमेटी ये डिसाइड करती है कि सेवा पूजा कौन परफॉर्म करेगा और कैसे पूजा परफॉर्म होगी। जब इस एक्ट का विरोध किया गया पुरी के राजा के द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट ने राजा बिरक किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा केस में ये कहा कि पूजा को परफॉर्म करना ये तो एक सेकुलर एक्ट है, तो इस एक्ट में स्टेट जो है इस एक्ट को रेगुलेट कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट में कमी थी। कायदे से देखो ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। स्टेट का रोल होना नहीं चाहिए कि पूजा कैसे परफॉर्म की जाती है, कौन परफॉर्म करेगा, इसमें स्टेट का रोल होना नहीं चाहिए। लेकिन इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पूजा परफॉर्म करना ये एक सेकुलर एक्ट है, इसलिए स्टेट इसे रेगुलेट कर सकता है। इवन देखो इससे भी ज़्यादा एक और केस है सीसामल एंड अदर्स ETC वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इनमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि टेम्पल के पुजारी को अपॉइंट करना यह भी एक सेकुलर काम है। फिर से बोलता हूं, इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये डिसाइड करना कि टेम्पल का पुजारी कौन होगा, ऐसा करके भी स्टेट जो है अपने सेकुलर फंक्शन को एक्सरसाइज कर रहा है। तो इन दोनों वर्डिक्ट्स के विरोध में राइटर कहते हैं, देखो सेकुलरिज्म का कौन सा भी मॉडल आप अडॉप्ट कर लीजिए, उसमें यह तो जायज़ नहीं है कि स्टेट हमें बताए कि कौन पुजारी होगा, स्टेट मंदिर का कस्टोडियन अपॉइंट करे, स्टेट हमें यह बताए कैसे
बिलीवर को यानी धर्म को मानने वाले को पूजा परफॉर्म करनी है, कैसे पूजा परफॉर्म नहीं करनी है, ये सब काम स्टेट का नहीं है। अगर ये सब काम स्टेट करता है तो फिर ये सेकुलरिज्म का मॉडल गलत है, जबकि हमारे देश में यही कुछ हो रहा है। स्टेट अभी भी बहुत सारे टेम्पल्स को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। इसके बाद चौथा आर्गुमेंट, इस आर्गुमेंट में राइटर कहते हैं हमारे संविधान में देखो कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी की ओनरशिप स्टेट एज्यूम कर ले। मतलब संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि स्टेट किसी धर्म की प्रॉपर्टी को के मालिकाना हक को अपने पास रख ले और जो भी चंदा आता है उसका इस्तेमाल करने लगे। लेकिन बावजूद इसके ऐसा होता है। आज सरकार के पास बहुत सारे मंदिरों का कंट्रोल है और मंदिरों के पास जो चंदा आता है उसका डायरेक्टली स्टेट इस्तेमाल करता है, सरकार इस्तेमाल करती है। राइटर कहते हैं सिर्फ आर्टिकल 31 क्लास ए सेक्शन बी में ये लिखा हुआ है, यहां पर देखो, कि स्टेट जो है वो किसी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट को अपने हाथों में ले सकता है, लेकिन रिलीजियस सेक्ट इसमें भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए बात वही आ जाती है कि संविधान के किसी भी हिस्से में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को स्टेट अपने पास रख ले। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट देखो, 22 अप्रैल का जो आर्टिकल था उसमें राइटर मुस्लिम धर्म में वक्फ एक्ट का जिक्र करते हैं कि वहाँ पर भी तो स्टेट प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है वक्फ एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन आज के राइटर ये कहते हैं देखो वक्फ एक्ट में वो प्रॉपर्टीज़ आती हैं जिनको गॉड को दिया गया है चैरिटी के लिए या फिर रिलीजियस काम के लिए। मस्जिद वगैरह से संबंधित जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ एक्ट के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसलिए वक्फ एक्ट का एग्जाम्पल आप नहीं दे सकते क्योंकि इसमें मस्जिद संबंधित प्रॉपर्टीज़ नहीं आती हैं। तो इस एक्ट का सहारा लेके आप टेम्पल्स को कंट्रोल करने की वकालत नहीं कर सकते। इसके बाद देखो राइटर ये कहते हैं दो आर्ग्यूमेंट्स जो दिए जाते हैं कि स्टेट को टेम्पल्स का कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहिए, वो ये हैं, एक तो स्टेट अगर टेम्पल्स का कंट्रोल छोड़ता है तो फिर स्टेट टेम्पल्स का कंट्रोल दे किसको, मतलब इजाज़त देनी चाहिए कि आप टेम्पल्स को कंट्रोल करो, मैनेज करो। दूसरा आर्ग्यूमेंट, अगर देखो स्टेट टेम्पल्स की मैनेजमेंट को छोड़ता है तो फिर खतरा ये है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ही लोग टेम्पल्स की मैनेजमेंट को हथिया लें, कब्जा कर लें और फिर से जैसी हायरार्की हिंदू समाज में पहले हुआ करती थी वैसी ही हायरार्की टेम्पल्स के मैनेजमेंट में फिर से आ जाए। तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स 22 अप्रैल के आर्टिकल में दिए गए थे। इन आर्ग्यूमेंट्स के जवाब में आज के आर्टिकल के राइटर ये कहते हैं देखो बोर्ड्स क्रिएट किए जा सकते हैं टेम्पल्स को मैनेज करने के लिए। अगर स्टेट टेम्पल्स के मैनेजमेंट को छोड़ता है तो फिर बोर्ड्स का निर्माण किया जा सकता है और उन बोर्ड्स में रिप्रेजेंटेशन होगा रिलीजियस हेड्स का, प्रीस्ट का और धार्मिक संप्रदाय के रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स का। तो इस प्रकार से वेरियस तबकों का रिप्रेजेंटेशन होगा बोर्ड्स में और वो बोर्ड जो है वो टेम्पल्स को मैनेज कर सकता है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं राइटर कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया था कि किसी भी सेकुलर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की मैनेजमेंट में। तो उस समय ब्रिटिशर्स एक एक्ट लेके आए थे, रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट्स। इस एक्ट के अंतर्गत हर एक ज़िले में एक कमेटी का निर्माण किया गया था रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने के लिए और उस कमेटी में इलेक्शन भी होता था। तो ऐसा ही कोई प्रोविज़न आज के समय में भी किया जा सकता है टेम्पल्स को मैनेज करने के लिए। तो ये सारे आर्गुमेंट्स देके राइटर मेनली ये बोलना चाहते हैं स्टेट का कोई रोल नहीं होना चाहिए टेम्पल्स के मैनेजमेंट में। सॉल्यूशन काफ़ी हैं जिनको अपनाया जा सकता है अगर स्टेट टेम्पल्स को मैनेज नहीं करता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल यूनिवर्सल सोशल वेलफेयर स्कीम से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो वैसे तो इंडिया वर्ल्ड के लार्जेस्ट वेलफेयर स्टेट्स में से एक है, लेकिन पिछले साल जब कोविड-19 की महामारी आई तो बहुत सारे वल्नरेबल सेक्शंस के लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुरे हालातों का सामना करना पड़ा।
माइग्रेशन आपने देखा किस प्रकार से मजदूर शहरों को छोड़ के अपने गांव की तरफ जाने लगे। फूड इनसिक्योरिटी का सामना किया बहुत से लोगों ने। हालांकि स्टेट ने प्रोविज़न किया, स्कीम्स भी चलाई, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग एक्सक्लूड हो गए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से कोलैप्स कर गया और अब तो सेकेंड वेव चल रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है आपने देखा ही होगा। देखो पिछले साल जो गरीब लोग हैं, वल्नरेबल सेक्शंस के लोग हैं, उनको बुरे हालातों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये भी इन्होंने भी घुटने टेक दिए हैं क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। तो राइटर कहते हैं कोविड-19 की महामारी के कारण 75 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। आज के समय में वेरियस गवर्नमेंट्स के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा 500 के आसपास डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर संबंधित स्कीम्स चलाई जाती हैं। बट देखो बावजूद इसके इनमें से बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो डिजर्विंग बेनिफिशरीज के पास नहीं पहुंच पाती। इसलिए इस महामारी ने हमें एक बात जरूर सिखाई है कि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम होनी चाहिए। जैसे देखो जिसके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड के बेस पे ही वो सारे लाभ ले सके, वो अनाज भी प्राप्त कर सके, वो एजुकेशन भी प्राप्त कर सके, हेल्थ संबंधित बेनिफिट्स प्राप्त कर सके। इस प्रकार की एक ही कोई स्कीम होती है ना, सिंगल यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो इससे एक्सक्लूजन नहीं होगा। अभी क्या है, अलग अलग स्कीम्स हैं, कोई पर्सन किसी स्कीम का बेनिफिशियरी है, दूसरी स्कीम्स का नहीं है। एक ही स्कीम हो, एक ही कार्ड पे हो और वो स्कीम सबके लिए हो, तो फिर ये काफ़ी अच्छा होगा। बेनिफिशरीज एक्सक्लूड नहीं होंगे और हमारे देश में सभी डिजर्विंग लोग इस स्कीम का लाभ उठा सकेंगे, बेनिफिट्स को अवेल कर सकेंगे। इसमें देखो 2 एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। एक तो आयरलैंड का एग्जाम्पल है जो हमारे लिए इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। कहा जाता है कि 19वीं सेंचुरी में आयरलैंड में हालात काफ़ी ख़राब थे, गरीबी काफ़ी ज़्यादा थी, फेमिन काफ़ी ज़्यादा आते थे। तो उन्होंने एक पुअर लॉ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। तो इनका जो ये पुअर लॉ सिस्टम है वो 4 पिलर्स पे आधारित है: सोशल इंश्योरेंस, सोशल असिस्टेंस, यूनिवर्सल स्कीम और एक्स्ट्रा बेनिफिट सप्लीमेंट्स। तो ये आयरलैंड का एग्जाम्पल दिया जाता है। लेकिन जो एग्जाम्पल्स हम आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं वो अच्छा है। पोलियो का एग्जाम्पल दिया जाता है। हमारे देश का ही ये एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से जब पल्स पोलियो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया, किसी को भी नहीं छोड़ा गया था इस पल्स पोलियो प्रोग्राम में। चाहे किसी भी क्लास का बच्चा हो, किसी भी कास्ट का हो, हर एक को 2 बूंद जिंदगी की दी गई थी। और इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला 2014 में इंडिया ने अपने आप को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया। तो ये एग्जाम्पल हमें बताता है जब यूनिवर्सल कोई स्कीम लॉन्च की जाती है तो उसका फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त होता है क्योंकि इससे कोई भी छूटता नहीं है। तो इसीलिए एक यूनिवर्सल वेलफेयर स्कीम सरकार को लॉन्च करनी ही चाहिए। अभी देखो स्कीम्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं जैसा हमने डिस्कस किया, लेकिन स्कीम स्कैटर्ड हैं, एक सिंगल स्कीम नहीं है, डेटाबेस भी सिंगल नहीं है, इसलिए बहुत से लोग छूट जाते हैं, स्कीम का लाभ नहीं उठा पाते। कोई पर्सन किसी स्टेट में किसी स्कीम का बेनिफिशियरी है लेकिन वो दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाता है तो फिर वो बेनिफिशियरी नहीं बन पाता, फिर वो उस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाता। तो पूरे देश में एक ही कार्ड पे, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड पे सभी लाभ अगर बेनिफिशियरी को मिले तो कितना अच्छा हो, कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे। तो राइटर कहते हैं शुरुआत की जा सकती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से। ये जो योजना है ना, ये ऑलरेडी काफ़ी सारे लाभ प्रोवाइड करती है बेनिफिशरीज को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लाभ देती है बेनिफिशरीज को, गैस सिलेंडर का लाभ देती है और मनरेगा स्कीम के तहत वेजेस भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आप इसी स्कीम को एक्सपेंड कर दो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को। ये राइटर का सजेशन है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम में तब्दील किया जा सकता है। फायदा जैसा हमने डिस्कस किया ये होगा कि एक ही कार्ड पे सारे जो बेनिफिट्स हैं, चाहे वो पीडीएस का बेनिफिट हो, एजुकेशन, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबिलिटी बेनिफिट, सारे बेनिफिट्स एक ही कार्ड पे प्राप्त किए जा सकेंगे देश के किसी भी नीडी पर्सन के द्वारा। लास्ट में राइटर ये कहते हैं, देखो एक सिंगल स्कीम चलाना आसान नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि आज के समय में 500 से ज़्यादा जो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की स्कीम्स चलती हैं ना, वो एक गवर्नमेंट की तो है नहीं। मतलब सिमिलर स्कीम है अलग अलग राज्यों में, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कोई स्टेट गवर्नमेंट की है। तो बहुत बड़े स्केल पे कोलैबोरेशन चाहिए वेरियस गवर्नमेंट्स के बीच अगर इस प्रकार की सिंगल स्कीम चलानी है तो। इसके अलावा
डेटा डिजिटाइजेशन, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, कोलैबोरेशन अक्रॉस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये सब पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा अगर एक सिंगल यूनिवर्सल सोशल वेलफेयर स्कीम्स को चलाना है। लेकिन अगर ये स्कीम चल जाती है तो भारत में गरीबी को दूर करने की दिशा में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कदम होगा। चलते हैं आगे। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स के साथ आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मतलब क्या है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का? जब देखो हमारे शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से या फिर किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं यानी मेडिसिन लेते हैं ताकि उन बैक्टीरियाज को और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म किया जा सके जिनकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन अगर वो बैक्टीरियाज या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है वो एक प्रकार का रेसिस्टेंस डेवलप कर लें, यानी कोई ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व कर लें जिससे उन पर एंटीबायोटिक्स का यानी मेडिसिन का असर होना ही बंद हो जाए, तो क्या होगा? इन्फेक्शन तो देखो चलता ही रहेगा क्योंकि एंटीबायोटिक्स ने डिस्ट्रॉय किया ही नहीं उन बैक्टीरिया को, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिनकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। होता क्यों है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस? मेनली 6 रीजंस की वजह से होता है। सबसे पहले है ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी उन मेडिसिन का ओवर यूज जिनका इस्तेमाल किया जाता है हमारे शरीर में हार्मफुल बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दूसरा, पेशेंट्स काफ़ी बार एंटीबायोटिक्स के कोर्स को पूरा नहीं करते, बीच में छोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तीसरा, आजकल देखो लाइव स्टॉक्स के लिए और इवन फिशेस के लिए, मछलियों के लिए भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है। और एक बार अगर एनिमल्स में और फिशेस में एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो वो ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स में भी एंटर कर सकता है फिजिकल कॉन्टैक्ट की सहायता से, या फिर मछलियों को, एनिमल्स को खाने के लिए भी ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं। तो वो ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स में एंटर कर जाता है और ह्यूमन बींग्स में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को डेवलप कर देता है। इसी से संबंधित एक काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली इन्वेस्टिगेशन सामने आई। पशु पक्षियों के लिए मेडिसिन डेवलप करने वाली वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जोइटिस। ये कंपनी इंडियन फार्मर्स को, पोल्ट्री फार्मर्स की हम बात कर रहे हैं, यानी वो किसान जो मुर्गी पालन करते हैं, ऐसे किसानों को एंटीबायोटिक्स बेच रही थी ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर, जिससे मुर्गियों की ग्रोथ जल्दी से हो। यूएसए ने देखो 2017 में इस कंपनी को सीधे तौर पे बोल दिया था कि आप एंटीबायोटिक्स को नहीं बेच सकते ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर। यूएसए ने बैन लगा दिया था। लेकिन इंडिया में आपको पता है रेगुलेशन थोड़ा वीक है, तो ये कंपनी अभी भी धड़ल्ले से हमारे देश में पोल्ट्री फार्मर्स को बेच रही है एंटीबायोटिक्स ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर। लेकिन सोचने वाली बात यह है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बाउंड्रीज देख के तो नहीं डेवलप होता। ये यूएसए की मुर्गी है या फिर इंडिया की मुर्गी है, एंटीबायोटिक्स तो डेवलप होगा ही ना। खैर, हम चौथे रीजन की बात करते हैं जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप होता है। नई एंटीबायोटिक्स को हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। पांचवा रीजन, हाइजीन, पुअर सैनिटेशन, इसकी वजह से भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और सबसे लास्ट में छठा रीजन, पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए अच्छा मैकेनिज्म फॉलो नहीं किया जाता हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में, जिसकी वजह से भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और काफ़ी बार ऐसा भी देखने को मिलता है, इसे आप सातवां रीजन भी वैसे कह सकते हो, जो हॉस्पिटल का वेस्ट होता है, मेडिकल वेस्ट, वो खुले में छोड़ दिया जाता है। खुले में छोड़ने से भी ड्रग रेसिस्टेंट जो बैक्टीरियाज हैं वो इन्वायरमेंट में आते हैं खुले में, और खुले से फिर ह्यूमन बींग्स में एंटर कर जाते हैं। तो ये 7 रीजंस आप लिख सकते हो अगर यूपीएससी पूछती है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होता क्यों है। अब कुछ सजेशंस दिए जाते हैं WHO के द्वारा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कैसे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को डेवलप होने से रोका जा सकता है। हेल्थ वर्कर्स के लिए अलग से सजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स के लिए अलग से हैं और विभिन्न देशों की गवर्नमेंट्स के लिए अलग से हैं। पहले बात करते हैं हेल्थ वर्कर्स के लिए क्या सजेशन हैं। देखो, इन्फेक्शन को रोकने के लिए इन्वायरमेंट को क्लीन रखा जाए और जो पेशेंट्स हैं उनके हाथ बार बार धुलवाए जाएं, उनको एनकरेज किया जाए। वैक्सीनेशन जो दी जाने वाली है पेशेंट्स को वो अप टू डेट हो। ऐसा नहीं कि एक बार मेडिसिन दी गई बाद में भूल गया हेल्थ वर्कर, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एंटीबायोटिक्स को अगर
देने की आवश्यकता होती है पेशेंट को, तो टेस्ट किया जाए कंफर्म करने के लिए कि वास्तव में पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए या फिर नहीं। अगर ज़रूरत हो तभी दी जाए, अन्यथा नहीं। और बिल्कुल राइट डोज में दी जाए, ना ज़्यादा दी जाए और ना कम दी जाए, और बिल्कुल राइट ड्यूरेशन के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाएं पेशेंट्स को। उसके बाद इंडिविजुअल्स के लिए क्या सजेशंस हैं? देखो, सिर्फ डॉक्टर्स जब प्रिस्क्राइब करते हैं तभी एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम किया जाए। ऐसा नहीं कि आप मेडिकल की दुकान पर जाओ और एंटीबायोटिक्स खरीद के लेना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब एंटीबायोटिक्स लेना स्टार्ट करो तो उस कोर्स को कंप्लीट करो जो डॉक्टर ने बताया है। कभी भी पुराने छूटे हुए एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम मत करो, एंटीबायोटिक्स को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर मत करो, और इन्फेक्शंस को होने से बचाओ, जैसे रेगुलरली हाथ धोना, ये नॉर्मल सी बातें हैं। विभिन्न देशों की गवर्नमेंट्स के लिए क्या सजेशंस हैं WHO के? नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए, एक सर्विलेंस सिस्टम होना चाहिए, इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैकेनिज्म दुरुस्त होना चाहिए, एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल को रेगुलेट करना और क्वालिटी को भी रेगुलेट करना, सबसे लास्ट में अवेयरनेस फैलाना। तो ये सजेशंस दिए जाते हैं WHO के द्वारा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स जो सरकार की तरफ से लिए गए हैं एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए, और उन स्टेप्स की इफेक्टिवनेस क्या है। सबसे पहला स्टेप सरकार की तरफ से ये लिया गया, सरकार ने इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स को डाला ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के शेड्यूल H1 के अंदर। देखो, शेड्यूल H1 मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो केमिस्ट आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेच सकते। तो सरकार ने सबसे पहले ये किया, लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है सरकार का ये स्टेप ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सी फार्मेसीज ऐसी हैं जो अभी भी शेड्यूल H1 ड्रग्स को बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेच देती हैं कस्टमर्स को, और हमारे देश की जो एजेंसीज हैं वो इस बारे में रेगुलेशन अच्छे से नहीं कर पा रही हैं। दूसरा, 2017 के अपने नेशनल एक्शन प्लान में सरकार की तरफ से कहा गया था, देखो हम इस बात पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल एनिमल्स के लिए एज ए ग्रोथ प्रमोटर ना हो, लेकिन इस फ्रंट पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। 2017 के नेशनल एक्शन प्लान में सरकार की तरफ से ये बोला गया था कि फार्मास्यूटिकल फर्म्स के द्वारा एंटीबायोटिक्स को खुले में ना छोड़ा जाए, इसके लिए भी हम प्रॉपर स्टैंडर्ड्स डिफाइन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हैदराबाद में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो मैसिव अमाउंट में एंटीबायोटिक्स को बहा देती है लोकल लेक्स में, रिवर्स में, सीवर्स में, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रेगुलेशन नहीं है। इवन सीवेज में भी एंटीबायोटिक्स की प्रेजेंस को मॉनिटर नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब कुछ स्टेप्स हैं और उनकी इफेक्टिवनेस हमने डिस्कस की। कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है, देखो अब तो सरकार को जागना होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ अब बहुत ज़्यादा तेज़ गति से होने लगा है। 2013 के एक डेटा के अनुसार हर साल 58,000 न्यू बॉर्न्स यानी नए पैदा हुए बच्चों की डेथ हो जाती है सेप्सिस की वजह से। सेप्सिस देखो एक ऐसा डिजीज़ है, जब एंटीबायोटिक्स को लिया जाता है शरीर में तो उस समय एंटीबायोटिक्स की वजह से जलन होने लगती है पूरे शरीर में, और वो जलन इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से शरीर के कई सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं और इससे पर्सन की डेथ भी हो जाती है। तो सेप्सिस की वजह से हर साल 58,000 न्यू बॉर्न्स मर जाते हैं। इसीलिए सरकार को एक्शन लेना होगा, क्योंकि अभी एक्शन नहीं लिया तो बाद में पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। अब लास्ट में देखो, आज के आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स रह गए हैं उनको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आज के आर्टिकल में राइटर के द्वारा कहा जाता है, अभी फिलहाल हर साल 7 लाख लोगों की डेथ हो जाती है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की वजह से, और अगर ही अर्जेंट एक्शन नहीं लिया गया इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए तो 2050 आते आते 10 मिलियन एनुअल डेथ्स होंगी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की वजह से, और कॉस्ट आएगा हर साल इसकी वजह से $10 ट्रिलियन। अगर देखो जल्द ही कुछ नहीं किया गया इसको एड्रेस करने के लिए तो ना सिर्फ डेथ्स बढ़ेंगी बल्कि छोटे से छोटे रोगों का इलाज भी मुश्किल हो जाएगा। खास करके जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ या फिर पुअर कंट्रीज़ हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वहाँ देखो होता क्या है, इतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा नहीं होता, तो वो ये छोटी छोटी पैरासीटामोल जैसी जो दवाइयाँ हैं इनसे काम चलाते हैं, और ये दवाइयाँ तो उनके लिए वरदान हैं। लेकिन सोच के देखिए, अगर इन दवाइयों का ही असर होना बंद हो जाए तो क्या बीतेगी इन देशों पर जहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं।
तो क्या करना चाहिए, काफ़ी सारे पॉइंट्स तो देखो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं, और इस आर्टिकल में भी यही मेन बातें बोली जाती हैं। आर्टिकल में बोला जाता है, देखो सबसे पहले तो ये भी इंश्योर करो कि जिन लोगों के पास आज के समय में इन एंटीबायोटिक ड्रग्स की एक्सेस नहीं है, कम से कम वो तो एक्सेस करें। दूसरा, देखो नई रिसर्च जरूर होनी चाहिए। दिक्कत ये है कि नई रिसर्च नहीं हो रही है इन ड्रग्स के क्षेत्र में। जैसे बड़ी जो कंपनीज हैं उन्होंने तो रिसर्च करना ही छोड़ दिया है, तो बड़ी कंपनीज को एक इंसेंटिव देना जरूरी है। कल हमने पेटेंट वाला आर्टिकल डिस्कस किया था, तो बड़ी कंपनीज के लिए एक प्राइज अनाउंस किया जा सकता है ताकि बड़ी बड़ी कंपनीज भी इन ड्रग्स में रिसर्च अपनी करना जारी रखें। दूसरा, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि वो अंधाधुंध इन ड्रग्स को कंज्यूम ना करें। अगर अंधाधुंध इन ड्रग्स को कंज्यूम किया जाता है तो एक समय आएगा कि असर होना ही बंद हो जाएगा इन ड्रग्स का। तो जनता का जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उसकी अहमियत पे फोकस करते हैं राइटर लास्ट में। अब लास्ट में कुछ केस स्टडीज के बारे में बताया जाता है। जैसे यूके ने $1 बिलियन के AMR एक्शन फंड को अनाउंस किया, उसी प्रकार से पेरू ने भी एफर्ट्स लगाने स्टार्ट किए हैं ताकि पेशेंट्स को जागरूक किया जा सके कि कब एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। तो अलग अलग देशों के प्रोग्राम हैं, अलग अलग देश जो हैं वो एक्शन ले रहे हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को एड्रेस करने के लिए। बट देखो विभिन्न देशों के बीच में कोऑपरेशन जरूरी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना जरूरी है, क्योंकि ये जो समस्या है ना, ये भी धीरे धीरे ग्लोबल समस्या बनती जा रही है। क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस किसी एक देश में नहीं देखने को मिल रहा है, सभी देशों में देखने को मिल रहा है। तो सभी देश आपस में कोऑपरेट अगर करते हैं इस समस्या को एड्रेस करने के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से संबंधित। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था 2014 में। कैन ओवर यूज एंड फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। देखो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज और फ्री अवेलेबिलिटी क्या कंट्रीब्यूट करता है ड्रग रेसिस्टेंट डिजीज के इमर्ज होने में। अवेलेबल मैकेनिज्म्स क्या हैं मॉनिटरिंग के लिए और कंट्रोल के लिए। और सबसे लास्ट में क्रिटिकली डिस्कस करना है कौन कौन से इश्यूज इन्वॉल्व हैं। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल यूरोपियन यूनियन के द्वारा अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को अनाउंस करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो मार्च के फर्स्ट वीक में पहला क्वाड समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। तो इस समिट के बाद ऐसा सोचा गया था कि वर्ल्ड में विभिन्न जो मेजर कंट्रीज हैं या फिर बड़े एक्टर्स हैं वो भी अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को जल्द ही अनाउंस करेंगे, और यही हुआ है। यूरोपियन यूनियन ने काफ़ी समय के बाद इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अपनी स्ट्रेटेजी को अनाउंस किया है, जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजी फॉर कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक काउंसिल कंक्लूजन्स। इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा है? ये है इंडियन ओशन प्लस में पैसिफिक ओशन का जो रीजन है इसको इंडो पैसिफिक रीजन कह दिया जाता है। क्वाड में 4 मेंबर कंट्रीज एक साथ आए हैं इस रीजन में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें इंश्योर करने के लिए। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं क्वाड में 4 देश जो एक साथ आए हैं वो चाइना के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए एक साथ आए हैं कि इस रीजन में चाइना का जो दबदबा है लगातार बढ़ रहा है, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है, और उसे ही रोकने के लिए क्वाड के 4 देश एक साथ आए हैं। इससे पहले कि हम यूरोपियन यूनियन की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करें, हम इंडो पैसिफिक रीजन की इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं यूरोपियन यूनियन के लिए। देखो यूरोपियन यूनियन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्टर नहीं रहा है इस रीजन में। इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेडिशनली यूरोपियन यूनियन का रोल काफ़ी कम रहा है और कोई सिक्योरिटी संबंधित रोल यूरोपियन यूनियन के द्वारा नहीं प्ले किया गया है। बट देखो वर्ल्ड में यूरोपियन यूनियन के जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें से 5 तो इसी रीजन से आते हैं, इसलिए ये रीजन यूरोपियन यूनियन के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यूरोपियन यूनियन का एक इंपॉर्टेंट मेंबर फ्रांस की तो काफ़ी सारी टेरिटरीज हैं इसमें। इंडियन ओशन में जैसे रीयूनियन आइलैंड्स हैं वो फ्रांस का है, तो इसलिए फ्रांस के लिए ये रीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की देखो ग्लोबल पावर एस्पायरेशंस हैं। जैसे इंडिया एक ग्लोबल पावर बनना चाहता है, उसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन की भी अपनी ग्लोबल पावर बनने की एस्पायरेशंस हैं। उस लिहाज से ये रीजन यूरोपियन यूनियन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट,
काफ़ी सारे यूरोपियन नेशनल्स ने और यूरोपियन कंपनीज ने इस रीजन में इन्वेस्ट करके रखा है। मतलब यूरोपियन यूनियन की काफ़ी इन्वेस्टमेंट है इस रीजन में, इसलिए भी ये रीजन यूरोपियन यूनियन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमने इस रीजन की इंपॉर्टेंस को तो समझ लिया यूरोपियन यूनियन के लिए। अब बात करते हैं इनकी स्ट्रेटजी है क्या, मतलब इन्होंने जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया है उसमें क्या बोला गया है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। देखो, यूरोपियन यूनियन का जो स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है उसमें किसी का नाम नहीं लिया गया है, मतलब चाइना के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। जैसे क्वाड तो इनडायरेक्टली चाइना के ही अगेंस्ट आया है, क्वाड को तो एशियन नाटो भी कहा जाता है कुछ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स के द्वारा, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में चाइना का नाम नहीं लिया है। अगर देखो हम बात करें फिलहाल चाइना के बारे में क्या सोच है यूरोपियन यूनियन की, आज के समय में चाइना को लेके थोड़ी कंफ्यूज्ड सोच है यूरोपियन यूनियन की। जैसे यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं जोसेफ बोरेल, इन्होंने कहा था कि यूरोपियन यूनियन चाइना को पार्टनर, कॉम्पिटिटर, राइवल तीनों मानता है। तो ये तीनों वर्ड्स देखो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, पार्टनर भी, कॉम्पिटिटर भी, राइवल भी। पिछले कुछ सालों में चाइना की जो एग्रेसिवनेस है फॉरेन पॉलिसी में, या फिर चाइना के जो मिलिट्री एडवेंचर्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जिंगजियांग रीजन में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, उइगर कम्युनिटी के लोगों पर अत्याचार, हांगकांग में लोगों पर रिप्रेशन, ताइवान के साथ डिफरेंसेस, कोविड-19 की महामारी जब आई तब चाइना ने काफ़ी कुछ छुपा के रखा। तो ये सारी चीज़ें यूरोपियन यूनियन के मन में चाइना के प्रति एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करती हैं। और भी बातें हैं, जैसे सितंबर 2020 में यूके ने फ्रांस और जर्मनी के साथ मिलकर यूएन में एक जॉइंट नोट सौंपा जिसमें साउथ चाइना सी में चाइना के क्लेम को चैलेंज किया गया था। तो ये चीज़ भी चाइना के अगेंस्ट है। और काफ़ी बार देखो फॉरेन कंट्रीज़ में चाइना के जो डिप्लोमेट्स हैं वो डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का काम करते हैं, जिसे नाम दिया जाता है वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के तहत चाइना के डिप्लोमेट्स फॉरेन कंट्रीज़ में डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपगेंडा, ये सब फैलाने की कोशिश करते हैं। इससे यूरोपियन यूनियन की जो लीडरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। ये चीज़ें यूरोपियन यूनियन की लीडरशिप को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती हैं। लेकिन देखो, बावजूद इन सब के यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में चाइना के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट साइन किया। इससे पता लगता है यूरोपियन यूनियन के लिए चाइना इंपॉर्टेंट है, और यूरोपियन यूनियन की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं डिसाइड किया है यूरोपियन यूनियन ने कि हम चाइना के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, चाइना के साथ डील नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, यूरोपियन यूनियन ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में कहा है कि हम सिक्योरिटी और डिफेंस के क्षेत्र में पार्टनरशिप डेवलप करेंगे इस रीजन में। कौन से क्षेत्रों में पार्टनरशिप बिल्ड की जाएगी यूरोपियन यूनियन के द्वारा इस रीजन में? मेलिशियस साइबर एक्टिविटीज़, डिसइंफॉर्मेशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, डिजास्टर प्रिवेंशन एंड रिकवरी, पायरेसी, ट्रैफिकिंग एंड इकोनॉमिक एंड ह्यूमन इफेक्ट्स ऑफ द पेंडेमिक। इन सब इश्यूज़ को लेके इंडो पैसिफिक रीजन में जो देश आते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं उनके साथ यूरोपियन यूनियन के द्वारा पार्टनरशिप बिल्ड की जाएगी। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के द्वारा मीनिंगफुल नेवल प्रेजेंस इस्टेब्लिश की जाएगी इस रीजन में, और पार्टनर नेवीज के साथ कोऑपरेट किया जाएगा ताकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को मॉनिटर किया जा सके। ये सब देखो पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप आसानी से आंसर्स में लिख सकते हो। एक बार आपने समझ लिया, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब डिटेल से रट्टा मारने की कोई आवश्यकता है नहीं। तीसरा पॉइंट, ईयू ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में क्वाड की लाइंस को फॉलो करते हुए ये कहा है कि इस रीजन में ये इंश्योर करना जरूरी है कि ये रीजन नेविगेशन के लिए फ्री हो, ओपन हो और मैरीटाइम रूट्स सिक्योर रहें, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को फॉलो किया जाए। ये सारी बातें क्वाड ने भी बोली थी और ये सारी बातें यूरोपियन यूनियन ने भी बोली हैं अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में। इशारा साफ तौर पर देखो चाइना की तरफ है, क्योंकि चाइना ही इस रीजन में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में बाधा पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पैंडेमिक से सीखते हुए यूरोपियन यूनियन ने भी अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता बताया है। मतलब चाइना के ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंडेंसी को कम करने के लिए कहा है यूरोपियन यूनियन ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोपियन यूनियन एशिया कनेक्टिविटी स्ट्रेटजी
ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो स्ट्रेटेजी है, वो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर हो सकता है। इनडायरेक्टली ऐसा बोला है यूरोपियन यूनियन ने अपनी इस स्ट्रेटेजी में। और इस स्ट्रेटेजी के बारे में यूरोपियन यूनियन एशिया कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजी, इस स्ट्रेटेजी के बारे में ब्रीफ में बताया है। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोपियन यूनियन ने देखो इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी सारे देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स को कंप्लीट किया है, जैसे जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, वियतनाम और कुछ दूसरे पैसिफिक कंट्रीज। इंडिया के साथ काफ़ी समय से कोशिश की जा रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की, लेकिन कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं। अभी तक इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो नहीं सका है। 8 मई को इंडिया और यूरोपियन यूनियन का समिट ऑर्गेनाइज होगा। उम्मीद ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने में जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको एड्रेस किया जाएगा और इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। तो ऐसा होता है तो यूरोपियन यूनियन के पास एक बार फिर से मौका होगा इंडो पैसिफिक रीजन में दूसरे देशों के जो पॉलिसी हैं उनके साथ अपनी पॉलिसी को कन्वर्ज करने का। क्योंकि देखो इंडिया की खास बात यह है कि इंडिया में सरकारें बदल जाती है ना, तो भी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एकदम से मतलब यू टर्न इंडिया नहीं ले लेता। ऐसा नहीं कि आज एनडीए की गवर्नमेंट है तो आज इंडिया यूएसए के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने में लगी हुई है, कल को सरकार चेंज हो गई तो इंडिया यूएसए को बिल्कुल ही छोड़ देगा और चाइना के साथ हमारे रिश्ते यूएसए से ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। नहीं, इंडिया उस टाइप का देश नहीं है। इंडिया में सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन फॉरेन पॉलिसी में एक कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। तो ये हमने कुछ मुख्य पॉइंट्स डिस्कस किए यूरोपियन यूनियन की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के बारे में। कंक्लूजन में देखो ये कहा जाता है, देखो यूरोपियन यूनियन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करती है, जैसे डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। उसी प्रकार से क्वाड के भी यही प्रिंसिपल्स हैं। तो यूरोपियन यूनियन और क्वाड के बीच सहयोग की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, स्कोप है इंडो पैसिफिक रीजन में। और दोनों की जो सोच है वो यही है कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको फॉलो करना जरूरी है इंडो पैसिफिक रीजन में, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जरूरी है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट होने से बचाना जरूरी है। तो दोनों के बीच में कोऑपरेशन काफ़ी हो सकता है, ऐसा साफ है यूरोपियन यूनियन की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी से। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया यूरोपियन यूनियन की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के बारे में। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।